फ़खर, ये कहा जा रहा है कि इस वक्त मुल्क भी इमरजेंसी सूरत हाल में है और दहशत गर्दी का जो मुकाबला कर रहे हैं उसके लिए नागुज़ीर था कि इस तरह की कानून साजी होती है और इख्तियार मिलता। किस हद तक दुरुस्त है हुकूमत की बात या नहीं? शुक्रिया अलीना। जो रीमा ने बातें की हैं उसमें से मैं कुछ किसी हद तक अग्री करता हूं, जो ख़ास तौर पे इसका अगर कोई मिसयूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हमें देखा जाए रियलिस्टिकली तो कोई भी कानून बनता है तो उसमें कुछ लोगों के खदशात होते हैं हमेशा, और मेन ख़दशा यही होता है कि इसका कोई मिसयूज़ ना किया जाए। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से ये इस तरह की कानून साजी की जाती है। रीमा ने 2014 की एग्ज़ाम्पल दी है। आपको याद होगा 2014 में जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी उरूज पे थी, और फिर उसके बाद जो मिलिट्री ऑपरेशन किया गया उसके बाद हमने देखा है रिलेटिवली काफ़ी हद तक जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे पाकिस्तान में कम हो गए थे। तो ये एक जो नया अब तरमीम आई है, अगर इसमें देखा जाए बुनियादी तौर पे 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं और जिसको मैं समझता हूँ इसके प्रोस भी हैं और कॉन्स भी हैं। डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के हवाले से बात की जाती है कि ये इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। देखें, पाकिस्तान में जो इस टाइम एक बड़ा मसला है वो मिसिंग पर्सनस का भी है। आपके इल्म में है कि उसके हवाले से हमेशा आवाज़ उठाई जाती है। ये अगर कोई किसी कानून के तहत किसी को उठाया जाता है और 3 महीने के अंदर कानूनी तौर पे उसको जो है वो एक्सटेंशन अगर वो होगी तो फिर आर्टिकल 10 लागू होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर तरमीम है ये प्रिवेंटिव वाली। और दूसरा, अगर इसमें देखा जाए जो इंटेरोगेशन के हवाले से भी हमेशा ये कहा जाता है कि गैर इंसानी सलूक किया जाता है और इंटेरोगेशन के हवाले से, तो ये एक बेहतर है। मैं समझता हूँ कि GIT बनाई गई है जिसमें तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं उसमें शामिल होंगे, उसमें सिविलियन पुलिस भी होगी, उसमें इंटेलिजेंस भी होंगे। तो ये एक इसका नो डाउट कि इसके मिसयूज़ के हवाले से ये आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन इसका अगर हम दूसरी साइड देखें उसका, तो ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी, जिस तरह रीमा भी कह रही थी कि ये आपको जो पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटिजिक जो हालात हैं उसके हवाले से मैं नहीं समझता कि ये जो दहशतगर्दी का कोई पाकिस्तान खुद से कराता है। ये नेचुरली है कि यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। तो उसके लिए अगर ये कोई इस तरह की सख्त कानून साजी की जाती है और उसमें अगर ये लीगल कवर के ज़रिए, मैं समझता हूँ एटलीस्ट ये बेहतर है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के ज़रिए 3 महीने अगर किसी के कोई ऐसा सस्पेक्टेड है जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं, उनको ये पकड़ती हैं एजेंसीज़ हों या जो भी, तो उनसे जो जितनी भी तहकीकात और तफ्तीश होती है उसके बजाय इसके कि ये मिसिंग कर दें, उनको एजेंसीज़ उनकी फैमिलीज़ देखती रहें, 3 महीने के बाद एटलीस्ट ये तो होगा कि आपको ये इल्म है कि उनको इदारे उठा के ले गए हैं, जो तहकीकात हो रही हैं वो मिसिंग नहीं होंगी, उनकी कोई मसकशुदा लाशें नहीं मिलेंगी। तो इस अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर जो स्टेप है हुकूमत की तरफ से लिया गया है, ख़ास तौर पे ये इस तरह के हालात और इस तरह के जो सिचुएशन है उसको टैकल करने के हवाले से। शहजाद इकबाल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले फ़खर दुरानी साहब कह रहे थे कि 2014 में जब ये तरमीम हुई पहले, तो उसके बाद ये एक ज़मीनी हकीकत सामने आई कि ऑपरेशन हुआ और उसके बाद दहशतगर्दी जो मेन मसला है जिसके लिए अभी भी इसको बुनियाद बनाया जा रहा है उसमें बड़ी कमी आई। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त भी ज़रूरत है और इस वक्त जिस तेज़ी से दहशतगर्दी फैल रही है उसमें ये ज़रूरी इकदाम था? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले जरा कानून के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तो इसमें बात बताई गई 90 डेज का इसमें डिटेंशन पीरियड है जो फर्दर 90 डेज से एक्सीड किया जा सकता है, और 2 साल के लिए ये कानून है। जैसे 2014 में भी एक सनसेट क्लॉज था, 2 साल के लिए वो आया था, फिर 2016 में खत्म हो गया, उसके बाद उसको दोबारा एक्सटेंड किया गया था। जो इसमें नेचर ऑफ क्राइम डाले वो मेरे ख्याल से एक तो बहुत ब्रॉड बेस्ड है। इसमें टारगेट किलिंग भी है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, इवन भत्ता, जो कि रिलेटिवली समझा जाता है कि किडनैपिंग या टारगेट किलिंग के मुकाबले में एक छोटा क्राइम है, रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसमें कहा गया है कि अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन हो और कोई क्रेडिबल एविडेंस हो तो उसके खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो सकता है। और फिर इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इंक्लूडिंग डिटेंशन फॉर फर्दर पीरियड आफ्टर 3 मंथ्स shall be subject to the provision of Article 10 of the Constitution। अब जहां तक मुझे पता है आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्यू प्रोसेस की बात करता है। वो एक इंडिविजुअल के जो उसको सेफगार्ड करता है अगेंस्ट डिटेंशन, अगेंस्ट अरेस्ट। तो ये आर्टिकल 10 के तहत तो किसी भी तरीके से इस किस्म का जो तरमीम है वो सूट नहीं करती ना, वो तो बिल्कुल इसके कॉन्ट्रडिक्टरी है। दूसरा, इस वक्त वाकई एक बड़ा अहम सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई है। जो बात फखर दुरानी साहब ने की, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। वो तो बता रहे कि ये एक ऑल्टरनेट है कि इस मुल्क में मिसिंग पर्सन बना दिया जाता है इदारों की तरफ से लोगों को,
तो ये एक ऑल्टरनेट है जहां पे मिसिंग पर्सन बनाने की जरूरत नहीं, आप 90 दिन के अंदर डिटेंशन में रखें और उनसे जो पूछताछ करनी है कर ले। मेरे ख्याल से इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। मिसिंग पर्सन तो यहाँ पे लोग 2-2, 3-3 सालों से है, बल्कि कुछ तो इससे भी ज्यादा है। तो फिर 90 दिन क्यों करें? आप 3 साल कर दें, आप 5 साल कर दें, 10 साल कर दें इसको। मस्त शुदा लाशें मिलती हैं, वो गैर कानूनी अमल है। उसका ऑल्टरनेट ये नहीं है कि आप एक कानून बना के उनको 3 महीने के लिए अंदर डाल दें। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब ये तो नहीं हो सकता। और वाकई मैं भी इस वक्त जवाब ये सोच रहा हूं कि चले 2014 में एक हालात, मैं जो हमारी कोर्ट्स है उनकी बात कर रहा हूं, वो तो थोड़े मुख्तलिफ थे ना उस वक्त, तो फिर भी हमें नजर आ रहा था कि फंक्शनल कोर्ट्स हैं। इस वक्त मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर हमारे इदारे, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो या सिविलियन आर्म फोर्सेज हो, वो किसी को टेररिज्म एक्ट पे पकड़ते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है कि वो मजिस्ट्रेट से उनका रिमांड ले लें और वो 14 रोज हो, उससे ज्यादा हो। ये मिलना नामुमकिन तो नहीं है इस हालात में, क्योंकि जो 9 मई के मुल्जमान थे हमने देखा, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा भी थी जो कि खातून है और बीमार भी है। 2023 में उनको अरेस्ट किया गया था, 2 साल बाद उनके केसेस का फैसला आया है। तो वो रिमांड पे भी रही है बहुत अरसा एंटी टेररिज्म के मुकदमात में। उसके बाद वो जेल में भी रही है जब तक कि उनके खिलाफ कोई केस साबित भी नहीं हुआ था। इवन उन केसेस में हमने देखा चालान में भी 1.5-2 साल लग गए। तो उनको पहले रिमांड पे रखना, बाद में उनको जुडिशियल रखना कोई मुश्किल तो नहीं था। और अभी भी जिस किस्म की सजाएं हुई हैं, जिसमें हमने देखा है कि पुलिस जो है वो मुद्दई भी है और पुलिस जो है वो गवाह भी है, और उन्हीं की गवाही पे लोगों को 10-10 साल की सजा हुई है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज इस हवाले से हूं कि इस वक्त अगर हमारे इदारे किसी के खिलाफ रिमांड लेना चाहते हैं, किसी के खिलाफ अगर एक्सटेंशन ऑफ रिमांड लेना चाहते हैं या किसी के खिलाफ सजा दिलवाना चाहते हैं, तो इन कोर्ट से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है। इसलिए मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा कि इस वक्त इस कानून को आप इंप्लीमेंट करके फर्दर क्या हासिल करेंगे। जो आप करना चाहते हैं वो इस वक्त जो कानूनी निजाम है या जो चाहते हैं उससे आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई डोंट सी फ्रैंकली आई डोंट सी अ रीजन कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। और जहां तक बात है 2016 के बाद हमने दहशतगर्दी में कमी देखी, उसका एक रीजन सिर्फ ये नहीं था। एक बहुत बड़ी हमने देखा कि मुल्क में यूनिटी थी, क्योंकि उससे पहले एक बहुत वाइडर डिवाइड था। गुड तालिबान बैड तालिबान 2-4 साल तक करते रहे। पीटीआई का अलग मौकिफ था, नून लीग का अलग मौकिफ था। नून लीग कहती थी कि हम अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जाते हैं, पीटीआई उनकी सिंपैथाइजर बनती है, हमें सियासी तौर पर नुकसान होता है। तो उस वक्त हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा गैप था बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। उसको हमने ब्रिज किया और कार्रवाइयां हमने तेज की। हमने ये जो सिंपैथी थी टुवर्ड्स टेररिज्म उसको खत्म किया था बिल्कुल एक तरीके से। तो उसकी बहुत सारी वजूहात थी। तो मुझे नहीं लगता कोई कोरिलेशन था उस तरमीम का दहशतगर्दी की कमी से। ठीक है, फेयर इनफ।